गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स करियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम यूनिट एंड डायमेंशन में या यूनिट एंड मेजरमेंट में आगे के डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिक्स के ऑलमोस्ट सभी डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस कर लिए थे। आज हम हीट से रिलेटेड डायमेंशनल फार्मूला और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन किससे रिलेटेड, हीट से यानी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड डायमेंशनल फार्मूला डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका जो आता है 31, उसके आगे करवा रहा हूं बेटा, उसी टेबल में आपको कंटिन्यू करना है। 31 आपका आएगा स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या होता है? हीट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंजिंग टेम्परेचर। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। ठीक है, तो ये आपका हीट स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला हो जाता है। हीट एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी की यूनिट क्या हो जाती है? जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर केल्विन हो जाती है। इसको और जूल एम मतलब जूल क्या होता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो केजी नहीं है तो m की पावर 0, मीटर की जगह पर क्या हो जाएगा? L2, सेकंड की जगह क्या हो जाएगा? T-2, केल्विन या डिग्री सेंटीग्रेड। तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हैं? थीटा, थीटा की पावर -1। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक हीट का। मोलर स्पेसिफिक हीट में यहां पर नंबर ऑफ मोल आ जाते हैं, तो यहां पर आपका केजी आ जाता है। ठीक है, लिख देता हूं 32 आपका क्या जाएगी? मोलर स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? हीट अपॉन नंबर ऑफ मोल चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा जूल पर केल्विन पर मोल, जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो मोल का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा केजी एल स्क्वायर, या सिंपल इसको अपन लिख सकते हैं क्या? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो केजी, केजी की जगह पर क्या आता है? एम आता है। मीटर की जगह पर क्या आता है? एल आता है, तो एल स्क्वायर। टी की जगह सेकंड की जगह पर टी आता है, तो T-2 और थीटा -1। ये मोलर स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है 33 हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज हीट कैपेसिटी। यहां पर मास का डिवाइडिंग होता है हीट अपॉन चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है? हीट कैपेसिटी हो जाती है। यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन और केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML2 T-2 थीटा -1। ये हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका 34 लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होता है? हीट पर यूनिट मास, हीट पर यूनिट मास। ठीक है, लेटेंट हीट क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। तो हीट पर यूनिट मास लेटेंट हीट होता है। इसकी यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी, या फिर आपका सिंपल हो जाएगा क्या? मीटर स्क्वायर पर
सेकेंड स्क्वायर, केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L2t-2 या फिर m0 L2t-2, ये आपका लेटेंट हीट हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या होता है 35, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, हीट अपॉन टाइम, हीट अपॉन टाइम। यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mL2t-3, ये आपका ये हो जाता है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। अब आंगलेट की बात करते हैं तो आपका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ अगला जो आता है 36, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन या कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। तो इसमें सब में यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। एक्चुअली में क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन आता है तो चेंज इन सरफेस एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया चेंज इन टेम्परेचर। वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आता है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएंगे, केवल यहां पर यूनिट आएगी केल्विन इनवर्स और डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 L0 T0 थीटा की पावर -1 या केवल थीटा की पावर -1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला आता है वो आता है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर की यूनिट हो गई केल्विन, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, केजी इनवर्स, ठीक है, मीटर इनवर्स स्क्वायर सेकंड क्यूब और केल्विन, ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m-1 L-2 और T3 θ1, ये आपका यूनिट हो जाएगी किस, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, थर्मल रेजिस्टेंस का। उसके बाद जो अगला आता है वो आपका आएगा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टेंस। तो ये आपका आता है हीट इनटू डिस्टेंस अपॉन एरिया इनटू टाइम इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से हीट की यूनिट क्या होती है, केजी
वैसे तो अपन बात कर रहे हैं, तो जूल पर मीटर पर सेकंड पर केल्विन, ठीक है, या फिर केजी मीटर पर सेकंड क्यूब पर केल्विन, ठीक है, ये आपकी ये यूनिट हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML-T-3 और θ-1। और थर्मल रेजिस्टिविटी की बात करेंगे तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? थर्मल रेजिस्टिविटी हो जाएगा। तो मैं आपको वो नहीं लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो थर्मल कंडक्टिविटी आपको याद रखना है। अगला आता है वाटर इक्विवेलेंट। अगली जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा? वाटर इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा? वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, ये क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका मास इनटू स्पेसिफिक हीट। क्या होता है? मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। तो ये वाटर इक्विवेलेंट हो जाता है मास इनटू स्पेसिफिक हीट, ठीक है। अब मास का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी, और स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? जूल पर केजी पर केल्विन। तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगी, जूल पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाएगी, या फिर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर केल्विन इसकी यूनिट हो जाएगी। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML-T-2 θ-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। किसका? वाटर इक्विवेलेंट का, ठीक है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं क्या? गैस कांस्टेंट। गैस कांस्टेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल टेम्परेचर, ठीक है। तो यहां से प्रेशर से क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मोल का कुछ नहीं होता, ठीक है, टेम्परेचर का केल्विन। तो फाइनली जो इसकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर पर, ये मोल की यूनिट तो आपको लिखनी पड़ेगी, पर केल्विन पर मोल, ये यूनिट हो जाएगी, ठीक है। या जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ML-T-2 θ-1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपको देखने को मिल रहा है हीट कैपेसिटी, गैस कांस्टेंट, वाटर इक्विवेलेंट, इन सबका डायमेंशनल फॉर्मूला वापस से क्या हो गया? सेम हो गया। तो ये आपके थर्मोडायनेमिक्स यानी हीट से रिलेटेड डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब अपन बात करते हैं 12th क्लास के डायमेंशनल फॉर्मूला जो अपन को डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले जो फॉर्मूले आते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के आते हैं, फिर आपके मैग्नेटिज्म के आते हैं, बाकी सारी चीजें क्या हो जाती हैं? कॉमन हो जाती हैं। तो अगला जो डायमेंशनल फॉर्मूला आता है 41, वो आपका आ जाएगा किसका? चार्ज का। चार्ज, तो चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम, ठीक है। यूनिट क्या होती है? कूलम और एम्पियर सेकंड, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AT और M0 L0 TA, ये इस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। चार्ज के बाद आपका आता है
एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है, इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, अगर कूलम्स लॉ से निकालते हैं तो ये हो जाएगा आपका 4 पाई एफ फोर्स इंटू आर स्क्वायर, उल्टा लिख दिया, इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 4 पाई और F, ठीक है। Q1 Q2 क्या हो गया, चार्ज, R क्या है डिस्टेंस, फोर्स क्या है न्यूटन, तो ये इसकी जो यूनिट होती है वो कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, किसकी, इप्सिलॉन नॉट की, एब्सोल्यूट परमिटिविटी की, ठीक है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालने जाओगे तो कूलम स्क्वायर का क्या होता है 80, कूलम का क्या होता है 80, तो 80 का स्क्वायर, न्यूटन का क्या होता है एम एल टी माइनस 2 और एल का स्क्वायर, तो फाइनली जो आएगा वो आएगा m माइनस 1 l माइनस 3 T4A2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा किसका, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, ठीक है। उसके बाद आपका अगला आता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये क्या होती है, इट इज यूनिटलेस या नो यूनिट, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। जब यूनिट नहीं है तो डायमेंशन फॉर्मूला भी नहीं होगा, m0 l0 t0, ठीक है, और डायमेंशन लेस, ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं और भी कई सारी चीजें हैं, ठीक है। अगला आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला तो m l t माइनस 3 a माइनस 1, ये कैसे आया, न्यूटन का क्या होता है m l t माइनस 2, कूलम का क्या होता है 80, तो m l t माइनस 2 था, नीचे 80 था, तो t ऊपर आएगा तो t माइनस 3 हो जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगला आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ये क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू लेंथ, यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम मीटर, ठीक है। मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला L, कूलम का 80, तो ये हो गया लाख, कई लोग इसको इस तरह से याद कर लेते हैं LTA लता, और ऐसे भी लिखा जा सकता है M0LTA, ठीक है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला जाएगा 46,
वो आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनटू एरिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसकी यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो डायनेमिक फॉर्मूला हो जाएगा, तो ऊपर वाले में मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना, मतलब एल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है, तो एल क्यू हो जाएगा। तो ये एम L3 T माइनस 3 A माइनस 1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, अगला जो आता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है आपका? वर्क पर यूनिट चार्ज, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जूल प्रति कूलम, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं, ठीक है। जूल प्रति कूलम को क्या बोल देते हैं? वोल्ट। जूल का डायनेमिक फॉर्मूला पता है, ml2 T माइनस 2, कूलम का 80। तो अंततः डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ml2 T माइनस 3 A माइनस 1, ये आपका वोल्ट का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला आता है वो आपका है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस, ठीक है। क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। जो पोटेंशियल की यूनिट होती है वही पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। तो कूलम प्रति वोल्ट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम प्रति वोल्ट। इसी को हम क्या बोलते हैं? फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फैराड बोल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि 12th आपने पढ़ा नहीं है और थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा। तो कैपेसिटेंस यूनिट चार्ज, कैपेसिटेंस क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, कूलम प्रति वोल्ट। कूलम का डायनेमिक फॉर्मूला क्या होता है? 80। वोल्ट का अभी निकाला, क्या होता है? ml2 T माइनस 3 A माइनस 1। तो अल्टीमेटली इसका जो डायनेमिक फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, ये आपका इसका डायनेमिक फॉर्मूला हो जाएगा। कई बोलेंगे सर ये तो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का था, नहीं, उसमें आपका यहाँ पर L की पावर माइनस 3 था, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस, ठीक है। उसके बाद अगला जो आता है वो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। चलो हटा देता हूं, फिर करते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो जूल पर मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका जूल का क्या होता है? ml2 T माइनस 2 अपॉन L3, ठीक है। तो ये हो जाएगा ml माइनस 1 T माइनस 2, ये एनर्जी डेंसिटी का डायनेमिक फॉर्मूला हो गया, ठीक है।
उसके बाद आपका आता है किसका, करंट का, तो ए हो जाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट वोल्ट पर एम्पियर, इसी को अपन क्या बोलते हैं, ओम, ओमेगा से नोट करते हैं। वोल्ट का डायनेमिक फॉर्मूला क्या होता है, M/2T-3A-1, ठीक है, अपॉन ए। तो फाइनली जो डायनेमिक फॉर्मूला आपको मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, ML2T-3A-2, ये किसका हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका 51 आएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बराबर रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ, ठीक है। यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर, ओम मीटर। डायनेमिक फॉर्मूला इसमें मीटर मतलब एल का मल्टीप्लाई और करना है, तो ML3T-3A-2, ठीक है। उसके बाद आपका आएगा अगला कंडक्टेंस बराबर 1/, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस बराबर 1/, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, इसी को हम क्या लिख देते हैं, मोहो, और इसी को हम क्या लिख देते हैं, सीमेंस, ठीक है। डायनेमिक फॉर्मूला जो रेजिस्टेंस का था उसका उल्टा कर देंगे, यानी आपका क्या हो जाएगा, M-1L-2T3A2, ये डायनेमिक फॉर्मूला हो गया, ये कंडक्टेंस हो गया। अगला आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस बराबर 1/, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होता है, तो ये हो जाता है ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, या मोहो पर मीटर, या साइमन पर मीटर, ठीक है। तो जो रेजिस्टिविटी का होगा उसका उल्टा यहां पर करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, M-1L-3T3A2, ये इसका डायनेमिक फॉर्मूला हो जाएगा, किसका, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये हो जाएगा फोर्स अपॉन लेंथ इनटू करंट, बी से नोट करते हैं, तो बी एफ बराबर ILB होता है, तो बी बराबर क्या होता है, F/L हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर, क्या हो जाएगी, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। इसी को हम क्या बोल देते हैं, टेस्ला बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, टेस्ला बोल देते हैं। डायनेमिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, न्यूटन का क्या होता है, ML-T-2 अपॉन AL, तो यहां से क्या होगा, L से L कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा M-T-2A-1, ये आपका डायनेमिक फॉर्मूला हो जाएगा किसका, मैग्नेटिक इंडक्शन का, और आपका क्या, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। अगला अपन डिस्कस करते हैं
अगला अपन बात करते हैं पोल स्ट्रेंथ की। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक पोल पर यूनिट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो फोर्स की क्या हो जाएगी? न्यूटन अपॉन न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर। डायरेक्शनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल ए, ठीक है, या फिर m0 l t0 a पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर इनटू मीटर, यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर ए, या फिर आपका m0 l स्क्वायर t0 a, ठीक है। ये आपका पोल स्ट्रेंथ हो गया। अगला अगर अपन डिस्कस करते हैं पोल स्ट्रेंथ के बाद, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये आपका होता है B अपॉन म्यू जीरो, ठीक है। और ये एक्चुअल में क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन के बराबर होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। ये होता है आपका मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस पर यूनिट वॉल्यूम। आई से भी डिनोट कर देते हैं इसको, एच से भी डिनोट कर देते हैं। इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है? एम्पियर पर मीटर होती है। क्या होती है? एम्पियर पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक इंडक्शन अलग है, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है या इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये दोनों की जो यूनिट है वो क्या होती है? एम्पियर पर मीटर होती है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L-1 a डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी? 57 था, ये 58 मान लो, दोनों का सेम ही था, ये 58। एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी म्यू जीरो। तो क्या होता है? बी अपॉन एच होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन एच हो जाता है, ठीक है। इसकी जो यूनिट आएगी वो क्या होगी? इसकी न्यूटन पर एम्पियर मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर इसकी यूनिट रहेगी। इसकी आपकी एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी की न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला देखेंगे, न्यूटन का क्या होता है? m l t माइनस 2, एम्पियर स्क्वायर का क्या हो जाएगा? a माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी हो गई। इसके बाद आपका आता है रिलेटिव परमियाबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या होता है? म्यू अपॉन म्यू जीरो हो जाता है, ठीक है। म्यू आर से डिनोट करते हैं, इट इज यूनिटलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। इट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं 60 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है।
इसको जीटा से नोट करते हैं। ये होता है I अपॉन एच, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसकी भी एम्पियर पर मीटर होती है, इसकी भी एम्पियर पर मीटर होती है। तो नो यूनिट, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, नो यूनिट और नो डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इनटू एरिया, ये क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, एरिया की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर पर एम्पियर हो जाता है, न्यूटन मीटर और एम्पियर। इसको वेबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेबर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो आपका न्यूटन का एम एल टी माइनस टू, 1 मीटर और है तो एल स्क्वायर, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस 1, ये मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला आता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है लेकिन दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट, क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट ऑलरेडी आप देख चुके हो, न्यूटन मीटर पर एम्पियर अपॉन ये आएगा तो न्यूटन मीटर पर एम्पियर स्क्वायर या वेबर पर एम्पियर। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पियर एक और बढ़ जाएगा तो नीचे, तो एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स कांस्टेंट, ये हो जाता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, यूनिट हो जाएगी जूल सेकंड। डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एम एल टू टी माइनस 1, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाता है। तो ये इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने। इनकी और भी कई सारी यूनिट अपन ने नहीं पढ़ी है, जो बाद में आपको जब चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब पढ़ेंगे, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला चूंकि क्वेश्चनों में यूज होगा तो आपको ये पता होना चाहिए। प्लांक्स कांस्टेंट को H से डिनोट करते हैं, इसको L से डिनोट करते हैं, इसको फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये सिंबल भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार आपको फॉर्मूला दे देते हैं कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो सिंबल नहीं देते हैं, मतलब मीनिंग नहीं देते हैं कि उसमें वो सिंबल का क्या मीनिंग है। तो सिंबल भी आपको पता होना चाहिए और सारे यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लिए, इनको आप याद कर लेंगे। अब हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे एरर की और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की और कुछ मेथड की, मेथड ऑफ मेजरमेंट भी आपका आएगा जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी पढ़ेंगे। तो काफी ठीक ठाक चैप्टर, और इससे एक क्वेश्चन जेईई नीट हर एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो अच्छे से आप पढ़िए, और कोई दिक्कत आती है तो बिल्कुल आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।